नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी। वाइब्रेंट विलेज में संचालित योजनाओं की दी जानकारी। शीतकालीन यात्रा के बारे में भी बताया। सीएम धामी का उत्तर प्रदेश दौरा। नोएडा में महाकौथिक मेले में की शिरकत। प्रवासी उत्तराखंडियों ने दिखाई संस्कृति की झलक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी वैन खाई में गिरी। 5 जवानों की मौत, 10 घायल, 3 अभी लापता। सीएम धामी ने जताया शोक, की घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना। देहरादून के मेहुवाला को स्वास्थ्य केंद्र की मिली सौगात। 30 बेड के केंद्र का शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बालिका इंटर कॉलेज निर्माण भी होगा जल्द। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक चल रही शीतलहर, पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अमित शाह को क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत की प्रतीक मुनस्यारी की शॉल भेंट की। दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में संचालित हो रही शीतकालीन 4 धाम यात्रा के बारे में भी जानकारी दी। अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य से भी अवगत करवाया। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री को प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज के तहत संचालित कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी बाबा साहब अंबेडकर की इज्जत नहीं करती थी। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया ताकि वो संसद में ना पहुंच सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए गए षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया और ये कहा कि जनता सब जानती है और यही कारण है कि जनता कांग्रेस को बार बार हराने का काम कर रही है। इसमें विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन अंबेडकर जी के नाम पर कर रही है जिसने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार शाम आर्मी वैन 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। वैन में 18 जवान सवार थे। इनमें से 5 की मौत हो गई, 10 घायल हैं, 4 की हालत गंभीर है। 3 लापता जवानों की तलाश जारी है। सभी जवान शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बलनोई इलाके में घोड़ापोस्त के पास ड्राइवर का संतुलन खो गया, जिसकी वजह से वैन खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही सेना की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। घायल जवानों को आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। सभी जवान 11 मराठा रेजिमेंट के बताए जा रहे हैं। 8 जवानों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में 5 जवानों की मौत हुई और सीएम धामी ने इस पर संवेदना जताई है। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखी और उसमें लिखा कि अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजन को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। बाबा केदार से घायल सैनिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। चंपावत जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इस संबंध में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए जिले में ये कहा कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी।
इस बार चंपावत नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए महिला सीट, लोहाघाट सामान्य सीट, बनबसा में एससी जबकि टनकपुर में ओबीसी सीट आरक्षित की गई है। रामनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत जस्सा गांजा के अंतर्गत आज ग्राम चैनपुरी में एक ग्रामीण के घर पर एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम को लेकर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस कार्यक्रम में आज भी कई विभाग के अधिकारी नदारद रहे, जिस पर ग्रामीणों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि वो काफी देर से अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे और ग्रामीणों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा। इस मामले में क्षेत्र के निवर्तमान ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में 15 विभागों के अधिकारियों को मौजूद रहना था, लेकिन कार्यक्रम में केवल 2 ही विभाग के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीण काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि उन्होंने कई अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें कुछ अधिकारियों ने जवाब दिया कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। देखिए, आज हमारे गांव चैनपुरी में बहुउद्देशीय शिविर लगा था, जिसमें कि लगभग 15 विभागों ने आना था और 15 विभाग में से यहाँ पे हमारे पास एक नलकूप विभाग और एक जल निगम, बस 2 ही विभाग पहुँचे। ना हमारे पास सिंचाई विभाग पहुँचा, ना आपके जो है हमारे पास बाल जनगणना विभाग, बाल विभाग पहुँचा, ना ब्लॉक से कोई आए, ना तहसीलदार साहब आए, और किन्हीं को फ़ोन करने पे मुझे ये पता चला कि उनके पास सूचना ही नहीं गई थी। तो मेरा बस ये सवाल है कि क्या होता है, हर साल इसी तरीके का होता है, जितने भी विभाग 15 विभाग बोलते हैं और शिविरों में 1-2 विभाग पहुंचते हैं, तो गांव वालों की जो समस्या है, जो ग्राउंड की समस्या है, वो वहाँ की मतलब जस की तस बनी हुई है। उस समस्या का कोई निदान ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसमें 15 विभाग में से 2 ही विभाग पहुँचे हैं और जो ये बहुउद्देशीय शिविर लगता है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तभी इसीलिए गांव वाले कोई भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। 15 विभाग में से अब ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। गांव वाले को यही तो है कि ये पिछले साल भी यही इसी टाइम पर किया था इन्होंने, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, खाली लिख कर ले गए और बस हो गया। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की घोषणा हो चुकी है और लोहाघाट नगर की जनता भी अपना नया पालिका अध्यक्ष चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज लोहाघाट के बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और आम नागरिकों ने अपना पालिका अध्यक्ष चुनने के लिए अपनी राय देते हुए कहा कि वो इस बार ऐसा अध्यक्ष चुनना चाहेंगे जो सबसे पहले नगर की पेयजल समस्या का समाधान करे, नगर में सीवर लाइन का निर्माण करवाए, स्वच्छता व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को मजबूत बनाए। इसके अलावा जनता का सुख दुख देखे और नगर के विकास की लड़ाई लड़े। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, नगर की जनता को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की लड़ाई लड़े। पहले तो व्यवहारिक आदमी चाहिए जो हमारी छोटी छोटी बातों को भी सुने, और दूसरा जो हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या हैं, जैसे पानी है और जो सीवर लाइन का है, इन कार्यों में मतलब वो कार्य करे, जनता के हित में कार्य करे। सबसे मेन चीज़ है कि वो व्यवहारिक होगा। भूमि का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको रखा बढ़िया कोई डेलीगेशन बना के देहरादून ले जाए, लोगों से जानकारी हासिल करें क्या है करके। और ये बहुत बड़ी समस्या है, हमें मालिकाना हक चाहिए। यहाँ पर इतने सालों से पड़े हैं, मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब ये अपेक्षा करेंगे कि ये हमें करवाए मालिकाना हक इसका। देहरादून के मेहूवाला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों और स्टाफ की व्यवस्था करने को अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुरी में बालिका इंटर कॉलेज निर्माण को लेकर जल्द अनुमति दिए जाने का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को इलाज के लिए अब लाखों की आबादी को दूर नहीं जाना पड़ेगा। दून जिले में 100% डॉक्टर, एएनएम, फार्मासिस्ट, आशाएं, नर्सिंग कर्मी और सीएचओ पूरे दे दिए गए हैं और अब सरकार बैकलॉग के 280 डॉक्टर भी देने जा रही है।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय में स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर हुए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि ये सच है कि आक्रांताओं ने सनातन को नष्ट किया और क्षति पहुंचाई। ऐसे विध्वंसकारियों को दंडित करना न्यायालय का काम है, लेकिन सनातन के बड़े तीर्थों पर निर्णय जरूर करना चाहिए। हालांकि देश में भाईचारा कायम रखना भी जरूरी है। स्वामी रामदेव ने स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर हुए कार्यक्रम में गुरुकुल के छात्रों से संवाद किया। ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थीं, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें कितना न करें ये तो काम न्यायपालिका का है, लेकिन इतनी बात जरूर है जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना का पुरजोर विरोध कर रही है। आज हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देवपुरा चौक से लेकर भूपतवाला तक विरोध मार्च निकाला। भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कॉरिडोर योजना के नाम पर हरिद्वार के धार्मिक और पौराणिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। व्यापारी हित में इस योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। यदि सरकार ने तोड़फोड़ कर व्यापारियों का नुकसान किया तो आम आदमी पार्टी व्यापारी हित में खड़े होकर उग्र आंदोलन करेगी। हरिद्वार के व्यापारी का विगत 1.5 वर्षों से मानसिक उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। कभी कहते हैं कॉरिडोर नहीं बनेगा, कभी कहते हैं कि 10 किलोमीटर तक कॉरिडोर बनेगा, कभी कहते हैं कॉरिडोर में कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। ये अब नहीं चलने का। व्यापारी काफ़ी परेशान है और मानसिक उत्पीड़न में है, तो इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शित कर रही है और कॉरिडोर के बिल्कुल विरोध में है। इस तरीके का जो इनकी योजना है हरिद्वार के व्यापारियों को उजाड़ने की और बर्बाद करने की, ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की के सैनिक कॉलोनी स्थित उषा प्रेम संस्कार एकेडमी में दूसरा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति पेश कर सभी का दिल जीत लिया। छोटे बच्चों द्वारा आर्मी ड्रिल आकर्षण का केंद्र रही। आपको बता दें कि 32 साल तक देश की सेवा करने के बाद आर्मी के रिटायर्ड ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट प्रेम प्रकाश कोटनाला ने रुड़की में निःशुल्क अकेडमी खोलने का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि अपने जीवन के 32 साल सेना में देने के बाद उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने सोचा कि देश की नींव रखने वाली आज की युवा पीढ़ी को वो अपने तजुर्बे से अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। ये एकेडमी खोलने का उद्देश्य और इसकी जो नींव जो हमारी स्वर्गीय धर्मपत्नी ने रखी थी और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल के इसको हम और भी अच्छा करना चाहते हैं। जिस हिसाब से हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को छोटे 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को जो है हम अपना वो पाठ पढ़ा सके, जो संस्कार जो उनके घर में नहीं मिलते, जो उनके स्कूल में नहीं मिलते, वो हम यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं और उनको इस योग्य बनाते हैं कि वो किसी भी मंच पर कभी भी खड़े होकर के और निष्पक्ष बोल सके, निडर होकर के, निर्भीक होकर के। मैं अभिभूत हूँ प्रेम प्रकाश कोटनाला जी के इस प्रयास से, सार्थक प्रयास है, जहां हम कहते हैं आने वाले बच्चे और युवा देश का भविष्य हैं। पर ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उस पीढ़ी को तैयार करना भविष्य के लिए एक ऐसा काम निस्वार्थ भाव
से प्रेम प्रकाश कोटनाला जी अपनी पत्नी की याद में, श्रीमती उषा जी, उन्होंने एक उषा संस्कार एकेडमी जो बनाई है, यहाँ निःशुल्क ये बच्चों को मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी इस पे काम कर रहे हैं। चाहे बच्चों की जीके हो, चाहे बच्चों को सिविल डिसिप्लिन हो, चाहे बच्चों को आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैं बाहर देख रहा हूँ जो हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि बच्चों को किया जाना चाहिए, परंतु उस कदम में किसी ने प्रयास नहीं किया। ये मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में ऐसा पहला प्रयास होगा जो प्रेम प्रकाश कोटनाला जी ने किया है। नगर निगम रुड़की के आईआईटी क्षेत्र से किस्मत आजमाने के प्रयास में लगे तुषार अरोड़ा ने कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस ने क्षेत्र से चुनाव लड़ने के काबिल समझा और उन्हें टिकट दिया तो वो इस सीट को जीतकर क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में आज भी कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि इनको हल नहीं कर पाया। सबसे बड़ी समस्या तो आप देखोगे शहर में सड़कों की हालत कितनी बुरी है। पिछले बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। पिछले बोर्ड ने केवल और केवल जो है अपना लड़ाई झगड़े करने का, मीटिंगों में जो है कुर्सियां फेंकने का काम करा। और समस्या इतनी ज्यादा है, अगर आप देखो सड़क पे आप निकल जाओ, मेरे जैसा विकलांग आदमी सड़क पे निकल जाए स्कूटर लेके तो कितनी दिक्कत होती है मुझे पता है। कमर में झटका लग जाए, 2 दिन घर बैठना पड़ जाता है। एक आम आदमी, गरीब आदमी बोल नहीं पाता, उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। पार्षद कोई काम नहीं कर रहा था। पिछली बार बोर्ड 3.5 साल में मेयर जी बाकी मेयर चले गए इस्तीफा देकर के। तो क्या समस्या आप लगाओ, जल भराव की समस्या आप देख लो। आप देखो नाले में क्या हालत हो रखी है, नालों की सफाई नहीं होती। डेंगू की दवा छिड़की तब जाती है जब डेंगू से 2-4 लोग मर जाते हैं। जब आपको पता है डेंगू आने वाला है, टेम्परेचर डाउन हो गया, डेंगू आने वाला है, पहले दवा का छिड़काव कर दो। लेकिन नहीं, मेरा मानना है हफ्ते में 4 बार कम से कम दवा का छिड़काव होना चाहिए पूरे साल में। चमोली के खैनूरी गांव में माता पिता का साया खोने के बाद अनाथ हुए बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया है, जिसमें 2 बच्चों को प्रतिमाह 4-4 हजार की दर से कुल 8 हजार प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आर्थिक सहायता माह दिसंबर 2024 से ही प्रदान की जाएगी। विगत कुछ दिनों पूर्व ग्राम खैनूरी में माता पिता की मृत्यु के बाद 15 वर्ष की संजना, 13 वर्ष की साक्षी और 10 वर्ष का आयुष अनाथ हो गए थे। बच्चों के सामने जीवन निर्वाह का संकट खड़ा हो गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से यह मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया। जिलाधिकारी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राजस्व की टीम ने गांव में जाकर पड़ताल की और बच्चों के भरण पोषण के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई। खैनूरी गांव से एक खबर प्रकाशित हुई थी कि वहाँ 3 अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में वहाँ राजस्व की टीम ने पड़ताल की और जो बच्चे थे उनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। उसके अतिरिक्त उनके जितने भी प्रमाण पत्र पेंडिंग थे वो बनवाते हुए आज समाज कल्याण की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 2 बालिकाओं को, संजना और साक्षी को 4,000 रुपये प्रति माह के लिए अनुमोदन कर दिया गया है और शीघ्र ही उनके खाते में धनराशि आ जाएगी, जिससे वे अपना आगे का जो है खर्चा चला सकेंगी। सोमवार की देर शाम नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी। इसमें बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा दुर्घटना में शामिल कार को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की गई। आज शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी हम काशीपुर से दुकान बढ़ा के हम आ रहे थे। मैं तो थोड़ा आगे आ गया था, पापा थोड़ा पीछे रह गए थे बाइक से। तो इतनी देर में टाटा पंच वाले ने क्या नाम है पीछे से टक्कर मारी। जो भी है आगे से हमारी पीछे से मारी, ये तो पता नहीं चला। खैर उनकी डेथ हो गई है। क्या नाम था पिताजी का? पापा का महेंद्र सिंह। कितने साल के थे? 65 साल के। कहाँ रहते हैं? पीरू मदारा। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों में सीजन की दूसरी बर्फबारी भी देखने को मिल गई है। श्री बद्रीनाथ धाम से लेकर श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम और नीतीमाणा घाटी, औली, तमाम ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। यहां देर रात से ही पहाड़ सफेद नजर आने शुरू हो गए हैं। तो वहीं बात करें मौसम विज्ञान केंद्र की, तो मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी पहाड़ों में एक बार फिर से सटीक साबित हो चुकी है।
विश्व पर्यटक स्थल औली में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहां तकरीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछ चुकी है। आपको बता दें, हर साल मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले औली में हर साल पर्यटक क्रिसमस डे और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं और पर्यटकों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। औली में ताजी बर्फबारी का नजारा देखने को मिला है। यहां पर पहुंचे हुए पर्यटक इस वक्त ताजी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। यहां देश और विदेश के सैलानी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम ने करवट ली है। चक्राता के आसपास के पर्यटक स्थलों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। चक्राता आने वाले पर्यटकों के लिए ताजी बर्फबारी किसी ट्रीट से कम नहीं है। दरअसल सोमवार दोपहर के बाद चक्राता के पर्यटक स्थल लोखंडी में बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी होते ही लोखंडी में मौजूद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। जिन पर्यटकों को चक्राता में बर्फबारी की सूचना मिली, वो भी अपने निजी वाहनों और किराए की टैक्सियों से लोखंडी की ओर निकल लिए। सीजन की दूसरी बर्फबारी होने से पर्यटक बेहद खुश हैं। आजकल में चक्राता पहुंचे पर्यटक खुद को खुशनसीब मान रहे हैं कि उनके आने पर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सटीक साबित हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।